Ladies and gentlemen, this is about challenges and opportunities for small-scale businesses, ladies and gentlemen. May I please call upon on stage Mr. Manish Malhotra from Paint Vision to deliver his address. तालियां हो जाए जोरदार, please, ladies and gentlemen, the man behind this Paint Vision. बहुत बार सपोर्ट हो गया, लेकिन मैं इस बार कुछ अलग तरीके से आपके सामने आया हूँ। मैंने सोचा कि जो मेरे मन में है वो आपको एक अलग तरीके से बताऊं, एक नया स्टाइल अपनाऊं। क्या स्टाइल सबका होता है, ये मैं तो कॉपी कर रहा हूँ। एक प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आया हूँ। मेरे मन में था कि हम लोग एमएसएमई के लिए काम कर रहे हैं, पेंट विजन एमएसएमई के लिए काम कर रहा है, और वो काम हम लोग जो हमारे मन में है, जो हम करना चाहते हैं और सारी इंडस्ट्री के लिए करना चाहते हैं, उस तरह की चीज में आपको भी इन्वॉल्व करें और आपको बताएं कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक मेरे मन में आया, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और लोगों तक पहुंचने के लिए एडवर्टीजमेंट सबसे बढ़िया माध्यम है। और आजकल तो बिल्कुल हैंडी हो गया है, आपके हाथ में है एक छोटा सा डिवाइस, आपका मोबाइल, उससे आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और अलग अलग जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का यूज कर सकते हो। और उसका यूज करने के बाद में, हालांकि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ आलस कर जाते हैं। हम लोग जानते सब कुछ है, लेकिन आलस कर जाते हैं, यार कौन बनाएगा, कैसे करेगा। लेकिन सब मैं मानता हूँ ये बड़ा यूजफुल है। पेंट विजन को शायद 2019 में कुछ बुद्धिमान लोग जानते थे। मैं एग्जांपल अपना ऐड ऑन कर रहा था। हम लोगों ने पैंडेमिक का यूज किया, सब जानते हैं, और उस पैंडेमिक में हम लोगों ने वेबिनार्स की थी, और वेबिनार्स के अंदर हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी थी जूम का यूज किया, और यूज करके हम लोग आप तक पहुंचे, और उन सबका साथ ही मिला हमें। ये एडवर्टीजमेंट ही थी एक तरह से। तो मेरा प्लान था कि हमें ठीक है कहीं पहुंचना तो लोगों को पहले कुछ देना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट के तरीके सब अलग अलग हो सकते हैं। आप डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। आपने लोगों जो भी एडवर्टीजमेंट आपने देखी होंगी मार्केट में, चाहे वो न्यूज चैनल पे आती है, कहीं पर भी टीवी में देखी होगी आपने, बड़ा इमोशनल चीजें होती हैं। आप अगर जाके देखते हो कि भाई कोई अगर मिल्क प्रोडक्ट बेच रहा है या कार बेच रहा है, तो फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमने आपको फैमिली बनाया, और फैमिली बनाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम लोग टेक्निकल चीजें अगर शेयर कर सके तो वो हमारी स्ट्रैटेजी थी एडवर्टीजमेंट की। तो हमने आप लोगों को उस तरह से जोड़ा, और प्लेटफॉर्म जूम यानी सोशल मीडिया या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, हमने अपनी ब्रांड को परफॉर्मेंस बनाने के लिए, और मैं अपना एग्जांपल ज्यादा नहीं आगे लेके चलूंगा क्योंकि वो आप सब जानते ही हो। आप अपने लिए भी ये कर रहे हैं, आप अपने जितने भी कस्टमर्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए, डीलर तक पहुंचने के लिए उनके साथ रिलेशन कायम करो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। रिलेशनशिप अगर आपका होगा तो वो उससे आप कनेक्शन भी बड़े अच्छे से आ जाएगा, आपका मटेरियल बिकेगा, आप लोगों के साथ जुड़ के काम करोगे। और मैं एक स्लोगन बोलता हूं हमेशा, रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेस। आप लोग बिजनेस करते हो, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप कायम कर लोगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और रिलेशन किससे बनाना है? अपने डीलर से, अपने यूजर से, अपने कस्टमर से। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम लोग काम कर रहे हैं स्मॉल स्केल के अंदर। एक जो पेंट मैन्युफैक्चरर उनके लिए बता दूं, जितनी भी बड़ी बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज हैं वो भी कोलैबोरेशन करती है, आप सबको पता ही होगा। और कोलैबोरेशन कैसे कर रही है? एमएसएमई को साथ में जोड़ रही है, उनसे जॉब वर्क कराती है। कई लोग यहाँ बैठे हैं जो बड़ी कंपनीज के लिए जॉब वर्क करते हैं, उनको आउटसोर्स करके देते हैं। सर ये हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? मेरा एग्जाम्पल यहाँ बोलने का कारण और मतलब क्या है वो आप समझो। कोई कंपनी नॉर्थ में बैठी है, हरियाणा बैठी है, पंजाब बैठी है, बहुत सी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। रीजनल बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे नॉर्थ में,
ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, सेंट्रल इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो रीजनल है। अब अगर नॉर्थ के किसी बड़ी कंपनी को, रीजनल बड़ी कंपनी को, अगर उनको केरला में मेटेरियल बेचना है तो वो कैसे होगा? आपको पैन इंडिया काम करना ही पड़ेगा। आने वाला टाइम बहुत टाइट है, बहुत सॉलिड है, बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो हम कैसे कर सकते हैं? कोलैबोरेशन से। आप अपना नॉर्थ के लोग अगर साउथ के साथ लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर ले तो बहुत अच्छे से उनकी रीच या आइडिया हो सकती है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है सर। जैसे ये इवेंट हमारा हो रहा है इंडस्ट्री से, ऐसे इवेंट्स के अंदर आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। आप किसी से मिले हो, आज कई लोग किसी स्टेट से आए हैं सर, यहाँ पर भी आप ये कोलैबोरेशन कर सकते हो। अपनी पेंट इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों से मिलकर, तो हाँ मैं यहाँ मटेरियल बना रहा हूँ, ये बनाता हूँ, आप क्या बनाते हो? मैं वॉल पुट्टी बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं एनसी पेंट बनाता हूँ। सब आपको एनसी पेंट की रिक्वायरमेंट होती होगी, हाँ जी मेरे पास वॉल पुट्टी की रिक्वायरमेंट आती है, तो ये कोलैबोरेशन है सर। उनके प्रोडक्ट आप ले लो, आपको अपने प्रोडक्ट ले, तो एक पूरा बास्केट आपका रेडी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं बात है ना सिर्फ पेंट मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ सर। आने वाला टाइम रॉ मटेरियल वालों को बताया कि बहुत टफ है एमएसएमई के लिए। रास्ता टफ हो सकता है, टफ है भी, लेकिन उसको पार भी किया जा सकता है। और अगर रॉ मटेरियल वाले साथ देंगे ना सर, तो ये एमएसएमई सेक्टर बहुत अच्छे से स्टैंड भी रखेगा अपने आप को। कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब क्वालिटी कंट्रोल, यहां पर रॉ मटेरियल वालों का बहुत बड़ा रोल आता है। ऑलनेक्स कंपनी का जैसे हमें बताया सर ने, शिवा सर ने, कि उनके पास एक 10,000 स्क्वायर फीट की लैब है। ऐसे ही हमारे जितने भी रॉ मटेरियल वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी लैब है। पिगमेंट वाले, वॉस्को, सुदर्शन, बहुत सारी कंपनी है जिनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी लैब्स हैं। तो उन लैब्स के थ्रू हम अपनी R&D करवा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे एमएसएमई के पास इतनी बड़ी लैब्स नहीं होती है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल वाले आप लोग अगर उनकी हेल्प करो तो वो बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट की R&D कर सकते हैं। और मैं आपको एक जो बात बोलूँ कि आपके प्रोडक्ट के साथ R&D करें आपकी अपनी लैब में, तो आपके भी सेल्स ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा। तो आप जितने भी हमारे रॉ मटेरियल वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएसएमई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स को आप एनकरेज करो कि साहब आपको R&D में वो हेल्प, आपको फॉर्मेशन में हेल्प करनी, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और इस चीज को अगर आप रॉ मटेरियल वाले जितने भी हमारे यहाँ बैठे हैं वो अगर चीज को ध्यान में दे लें, तो मैं समझता हूँ कि एमएसएमई को बहुत हेल्प मिलेगी। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप उनको थोड़ा सा एनकरेज भी करें कि साहब ये प्रोडक्ट कैसे, ये प्रोडक्ट कैसे है, तो उससे अपने प्रोडक्ट को उनको एक मेंटेनेंस करने में, एक क्वालिटी को बिल्कुल तरीके से रखने में और उनको हेल्प मिलेगी। तो ये रॉ मटेरियल वालों को बहुत बड़ा रोल आ जाता है इसमें। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अपने प्रोडक्ट में जरूर करते रहे। हमारे साथ वर्टेक्स वाले बैठे हैं, सत्यनारायण सर बैठे हैं, मतलब ये इको पेंट बैठे हैं। मैं जब गुजरात गया था तो इनकी जब फैक्ट्री विजिट की तो इन्होंने दिखाया मेरे को कि हम क्या क्या करते हैं। और ऐसे हर यूनिट में गया, तारा पेंट वालों को यूनिट में भी हम लोग गए, तो पंजाब में गए, केसरी पेंट में गए, दिल्ली में हम लोग, अब हरियाणा में कृष्णा पेंट के, हर जगह पे गए। हमें कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट को अगर हम एनहेंस करेंगे, बास्केट को बड़ी करेंगे, क्वालिटी को एक बिल्कुल कांस्टेंट रख के आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो सब कितनी बड़ी कंपनी आ जाए। जितने बड़े लोग आ जाए 10,000 करोड़ की टर्नओवर के साथ, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाए, सर आपको नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया अपने डीलर के साथ, आपने क्वालिटी कंट्रोल कर लिया, एडवर्टाइजमेंट आप करना चालू हो चुके हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं आमतौर पर लोगों को वन टू वन बात कहता हूँ, मुझे लगा कि आज मैं ये बात आपको सबको मिलकर कहूँ, और मेरी अगर बात थोड़ी सी भी अगर अच्छी लग रही हो ना, तो सर इसको अमल जरूर करना, आगे इसको लेके जरूर जाना। ये एक मैंने एक चीज नोट की, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। हमें अपने प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं है सर। रेजिन हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हैं, वो हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैं सबकी बात नहीं करूंगा,
बहुत सारे हमारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनको सारी नॉलेज है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे आगे पास ऑन हो रही है तो हमें पूरी नॉलेज नहीं है। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स की टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर रॉ मटेरियल की। उससे फायदा, पहला फायदा, अगर आप मार्केट में कंपटीशन में हो और आपको ये पता है कि मेरी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो आप अल्टरेशन कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी। दूसरा फायदा, आपकी कंसिस्टेंसी क्वालिटी की। अगर आपको रॉ मटेरियल गलत आ रहा है, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो ठीक है गलत है, वो आपको पता होना चाहिए। आपने एम्प्लॉइज की तो चलो हम रखते हैं, केमिस्ट रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन आपको नॉलेज है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और बहुत सारे हमारे फैक्ट्री ओनर्स हैं जिनके पास नॉलेज होते भी उतनी नहीं रहती है जितनी रिक्वायर्ड होती है। तो आप अपने टेक्निकल प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स की टेक्निकल नॉलेज आपके पास जरूर रखें। और फिर वही कहूँगा सब रॉ मटेरियल वालों को, ठीक है इसमें आपको डिफिकल्टी आती है कि अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा जानकारी ले ली तो कई बार हमें कमर्शियली प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अच्छी कंपनीज ये टेक्निकल नॉलेज देती हैं, टीडीएस देती हैं, अपने हर प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल देती हैं। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स हैं वो भी अपने प्रिंसिपल से या डिस्ट्रीब्यूटर से या जो बड़ी कंपनी है उनके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनसे वो टीडीएस और वो सब लेके आए तो वो भी एक उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और टीडीएस को पढ़ना, उसको पढ़कर समझना, ये हमें बहुत जरूरी सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा स्टाफ है, हम लोग हेल्पर्स रखते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कई बार लेमैन होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बैरल्स को जो हमारे हैंडल करना और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, स्टैटिक चार्ज को हैंडल करना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो हेल्पर है, जो हमारा स्टाफ है, उसको नॉलेज हो। टेक्निकल नॉलेज के लिए तो आप ऑब्वियसली देख के रखोगे, कोई केमिस्ट अच्छा मिले आपको या जो भी आपके टेक्निकल जो प्रोडक्ट को संभाल रहे हो टेक्निकल बंदे आप रखोगे देखकर। लेकिन जो हेल्पर है उनको भी टेक्निकली समझाना कि स्टैटिक चार्ज और आपको जो बिग बैरल्स है वो प्रोडक्ट हैंडल करना, पिगमेंट्स हैंडल करना, कैडेन डाइऑक्साइड हैंडल करना, ये सारे प्रोडक्ट्स को हैंडल करना भी हम लोगों को सिखाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनको नहीं आएगा समझाना या उसको हैंडल करना तो कहीं भी आपको उस तरह नुकसान भी हो सकता है। सॉल्वेंट्स के अंदर खासकर, सॉल्वेंट्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैं पॉइंट बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार वेंडर सिलेक्शन करते हो सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि ये मेरे को एक्स प्रोडक्ट 10 रुपए मार्केट में सस्ता दे रहा है, ये मुझे ये प्रोडक्ट ऐसे दे रहा है। सर कॉस्ट पे जाना चाहिए, उसमें कंपैरिजन होना जरूरी है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखो सर अगर 10 रुपए सस्ता दे रहा है तो वाकई वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही है ना। मार्जिन्स का बड़ा फर्क है। अगर मान लो आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में 100 में मिल रहा है और दूसरा वो 80-90 तो अच्छे मार्जिन, अच्छे डिफरेंस का प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है, तो आप उसके प्रोडक्ट को जरूर चेक करो। अगर वो सेम क्वालिटी आपको मिलती है तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, वो तुम सब जानते हैं। वेंडर सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेंडर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वेंडर सिलेक्शन के अंदर हम लोग रिलेशनशिप के अंदर भी काम करते हैं, हम लोग क्वालिटी को देखकर भी काम करते हैं। जो वेंडर आपको सर्विस दे, जो वेंडर आपको हर तरह की हेल्प आउट करे, उस वेंडर से काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है कि मेरी जैसे एक बार एक एग्जांपल के लेके बात करूंगा, किसी ऐसे पेंट मैन्युफैक्चरर से बात हुई थी, कह रहे मैं कभी लोन नहीं लेता, मैंने कभी लोन लेके काम ही नहीं किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कह रहा है मेरे जितने वेंडर्स हैं वो सारे मेरे बैंक से। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ उनके साथ जो टाइम पीरियड मैंने सेट किया हुआ है उस टाइम पे मुझे पेमेंट करनी है और धीरे 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 मेरी गुडविल ऐसी स्ट्रांग हो जाती है कि मुझे मतलब बिना इंटरेस्ट के मुझे पैसा मिलता है, मुझे रेट भी अच्छा मिलता है, मेरे को टाइम पीरियड मिलता है तो पेमेंट वापस करने का। तो ये भी सर एक अच्छा तरीका है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे वेंडर्स को आप उधार दिलो, तो वैसे ही 45 डेज का वो आ चुका है, पता नहीं उसका क्या होगा, वो आगे की बात है। लेकिन वेंडर सिलेक्शन में हम लोग एक चीज़ जरूर ध्यान दें कि आपको सर्विस कैसी मिल रही है, वेंडर से आपको सर्विस कैसी मिल रही है, टेक्निकली सर्विस कैसी मिल रही है, वो आपको आपके प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट समझ के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे मुकेश भाई बैठे हैं, और भी रीजन्स वाले हैं, और भी कई रॉन्गल वाले हैं। मुकेश भाई के साथ जब बात हुई मेरी, कब इनके ऑफिस में गए तो इन्होंने कुछ 2-4 पेंट मैन्युफैक्चरर्स के नाम लिए, नॉर्थ के लोगों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि हम इनसे काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे उस समय पता लगा कि ये इतना काम इन लोगों के साथ कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि ये उनका पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने बताया कि हम लोग फैक्ट्रीज के अंदर जाते हैं, उनके साथ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, R&D होती है, उसमें हम काम करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। एक बार ताली बजा दो सर मुकेश भाई के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमें एज ए वेंडर भी अपने कस्टमर का, अपने मैन्युफैक्चरर का ध्यान रखना चाहिए, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। तो वेंडर सिलेक्शन इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हमें कौन सा हमारा वेंडर, कौन सा हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर, कौन सा हमारा प्रोडक्ट सप्लायर हमें हेल्प आउट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, हमारी R&D में उसको हेल्प आउट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग कहेंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो सेलिंग प्राइस तो ऑटोमेटिकली हम लोग मार्केट के हिसाब से रखते हैं। लेकिन एक सुटेबल मार्जिन पे अगर हम स्टार्टिंग से काम करें और हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, और रेट ऐसे रखें जो मार्केट के अंदर कोई कम्पीट ही ना कर सके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेलिंग प्राइस हमारा बहुत ध्यान से हमें अपनी MRPs को, अपनी DPL को, हमारी जो प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल आउट हो, वो बहुत ध्यान से हमें रखना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट से पहले ही कम, जो मार्केट की प्राइस है उससे पहले ही कम होगा या उससे कॉम्पिटिटिव होगा, तो कोई नया प्लेयर या आपको रिप्लेस करने के लिए कोई बंदा आ नहीं पाएगा। तो सेलिंग प्राइस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। प्रोडक्ट की वैल्यू, जो प्राइस आप रख रहे हो, उस प्राइस के अंदर उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, और मार्केट के हिसाब से उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो वैल्यू कर रही है क्या, तो वो भी हमने बहुत उसको ध्यान रखना है। अभी एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ सर कभी भी, क्योंकि हम क्यों किसी की प्रमोशन करें, लेकिन एग्जाम्पल जरूर हमें रखना चाहिए। अभी एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला, इमल्शन निकाला है, बहुत चीप क्वालिटी का, मतलब चीप प्राइस के अंदर वो निकाला है। क्वालिटी मैंने देखी नहीं है तो उसमें नहीं बात करूंगा, लेकिन प्राइस उनका बहुत कम है, एंड दे आर क्लेमिंग दैट इट कैन रिप्लेस डिस्टेंपर एज वेल एज द प्लास्टिक इमल्शन। तो वो प्राइसिंग को उन्होंने ध्यान में रखते हुए काम किया, बहुत ज़्यादा R&D की। आज हम लोग उसके पीछे चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पहले इस काम को हम करते, हम इस R&D को पहले हम खुद क्यों नहीं करते कि हम ऐसा प्रोडक्ट निकाले जो मार्केट के अंदर प्राइस कॉम्पिटिशन में ना आ पाए। अगर प्लास्टिक या इमल्शन के अंदर हम लोग इस तरह की रेंज पहले ही निकाल लेते अपने रीजनल मार्केट के अंदर, तो वो आ ही नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, हम लोग चलते पीछे पीछे, हाँ बुलाओ भाई अपनी टीम बुलाओ, टेक्निकल टीम बुलाओ, ठीक है रॉ मटेरियल वाला बुलाओ, अच्छा ये प्रोडक्ट उस कंपनी को कौन दे रहा है, ये रॉ मटेरियल कौन दे रहा है, फिर इसके पीछे लग जाते हैं। सर पहले क्यों नहीं चलते आगे, हम क्यों नहीं देखते कि यार हम ऐसा प्रोडक्ट बना लें कि ये कंपनी निकाल ना पाए या उनको कम्पीट करना पड़े। पंजाब के अंदर अगर मैं जाऊं और पंजाब में XYZ कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही हो, जिसको कम्पीट करने के लिए बड़ी कंपनीज को पूरा दिमाग लगाना पड़ जाए, हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट अपने उस हिसाब से बनाने चाहिए। ये एक बड़ा इमोशनल और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपके एम्प्लॉयज आपके हैं ना, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। एम्प्लॉयज की केयर रखना, उनकी फैमिलीज की केयर रखना, इंश्योरेंसेज, मेडिक्लेम्स, और वो भी उसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं जाता। अगर आप पूरे साल का कैलकुलेशन लगाएंगे आपकी टर्नओवर का, तो वो कुछ बहुत पॉइंट्स में परसेंटेज के अंदर वो खर्चा जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा उनका ख्याल रखेंगे ना सर, मैं आपको गारंटी करता हूँ वो आपके प्रोडक्ट को बहुत ऊपर लेके चले जाएंगे। कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी की टीम अगर वर्कआउट अच्छा आपके साथ मिलकर कर रही है, तो आपकी कंपनी को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। उनका पूरा ध्यान रखने के साथ साथ उनको टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट देने की बात, या और भी जितनी सारी चीजें हैं, हमें उन सबका ध्यान रखना चाहिए। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, और मैं समझता हूँ और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे होंगे, अपनी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारा काम करते होंगे, उनके लिए डे टू डे। अभी एक्टिविटी मैंने व्हेन आई वाज इन मुंबई, तो वॉस्को कंपनी का एक पिकनिक था जो एम्प्लॉयज के साथ उन्होंने रखा था। तो वो भी एक तरीका है
एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखने का, अपने साथ जोड़ने का, उनके साथ रिलेशनशिप कायम करने का, उनकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप कायम करने का, ताकि एक बॉन्डिंग बन जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉय केयर एक सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर मैं मानता हूँ इसके अंदर। इसके मैं बारे में बात कर ही चुका हूँ, स्मार्ट सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर की बात तो चल रही है अभी हमारी, कल मुकेश अपना विकास जी ने कल हमारे को एक वर्टेक्स पेंट से सॉफ्टवेयर बारे में बताया। ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम जो चल रहे हैं लॉयल्टी एक्सपर्ट वाले, उन्होंने हमारे को ये सॉफ्टवेयर बारे में बताया। ऐसे सॉफ्टवेयर को हमें जरूर यूज करना चाहिए, ऑटो मोड पे हमारे को रखना चाहिए अपने आप को। हम लोगों को नई चीजों को सोचने के लिए टाइम निकालना चाहिए। जितना ज्यादा हम डिजिटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को ऑटो मोड पे लेके आ पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर आज की डेट में। अगर मिली है हमारे को टेक्नोलॉजी मिली है तो उसको यूज करना चाहिए। आजकल एआई आई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको यूज करके हम क्यों नहीं प्रोडक्ट बना सकते? क्यों नहीं हम पेंट इंडस्ट्री के अंदर एआई को यूज करें? और एआई बहुत हद तक हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी सेल्स को, हमारी इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए तैयार बैठी है। आप यूज करना चालू करो, थोड़ा एजुकेशन लेनी पड़ेगी, वो मिल जाती है। और हर एक कैपेबल इंसान है जो एजुकेशन ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपको बनाना क्या है, मार्केट में क्या बेचना है। अगर मार्केट वॉल पट्टी मांग रही है तो हम उसको ऐसी क्या चीज और दे दें जो नई हो, जो वॉल पट्टी को रिप्लेस कर सके। फॉर एग्जांपल अभी एक्रेलिक पट्टी का चलन इतना शुरू नहीं हुआ, लेकिन वॉल पट्टी के हम अगेंस्ट एक एक्रेलिक पट्टी या कुछ और भी सोच सकते हैं क्या? ये एग्जांपल है। अब जैसे इमल्शन में बात कर रहा था, एक मार्केट में एक सस्ता इमल्शन चालू हो गया जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अभी आने वाले टाइम में तकलीफ देगा, उसके लिए आप तैयार रहो और रहना ही पड़ेगा। हमारे बीच में नियोकॉन पेंट वाले हैं सर, उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने भी उस तरह का प्रोडक्ट रेडी कर लिया है। राइट सर, राइट? तो ऐसी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, प्रोडक्ट की हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी, हमें अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को लेकर आगे चलना पड़ेगा। रिलेशन विद द कस्टमर, मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिजनेस इज रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर बेस्ड इन ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड रियलिटी। अगर आप उनको ये बात पहुंचाने तक कामयाब हो गए कि हाँ, हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारा मार्जिन उसमें बहुत लिमिटेड है, क्वालिटी हम आपको बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को वो कभी छोड़ेंगे नहीं। और रिलेशनशिप में ठीक है, क्रेडिट एक पॉइंट आता है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो उनसे डायलॉग्स है, जो हम बात करते हैं, अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा पोलाइटनेस बरतें और थोड़ा सा और अच्छे से उन लोगों से बात करें, एक उनको अपनापन फील करवाएं, तो सर वो एक अच्छा एक रिलेशनशिप और कामयाब और अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, मार्केट को ध्यान में रखते हुए, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए। ये सब चीजें अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग काफी अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। ये मार्केट स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस। आप गांव में काम कर रहे हो तो वहाँ पे मार्केट स्ट्रेटेजी अलग होगी, शहरों में काम करो तो अलग होगी, तो उसके लिए अलग अलग मार्केट स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, हम लोग इस पर ना ज्यादा ध्यान नहीं देते। पेंट मैन्युफैक्चरर्स को, रॉ मटेरियल वालों को, खैर बड़ी कंपनी जरूर इस चीज पे ध्यान रखती है, हमारे एंड यूजर्स का डेटा हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास आपके पेंटर्स का डेटा आ जाए, आप माने कि आपको, मान लो आप पंजाब में काम कर रहे हो और पंजाब में 20,000 पेंटर्स हैं और आपके पास 20,000 के 20,000 पेंटर्स का डेटा हो, तो आप एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, रिलेशनशिप भी बना सकते हो, हर तरह से अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। तो एंड यूजर्स का डेटा होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोडक्ट एंड यूजर को जाके बेचो, चैनल के थ्रू ही चले, लेकिन कम से कम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एंड यूजर का यूज तो कर सकते हैं। बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ कि पेंटर्स के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, कई शॉपकीपर्स ऐसे काम करते थे जो एथिकल नहीं थे, बट आज वो ट्रेंड है, आज हर बड़ी कंपनी वो काम कर रही है। और वो काम सिर्फ ये नहीं कि उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर रही है, वो उनका डेटा भी इकट्ठा कर रही है। विकास जी ने बताया था हमें कि इस तरह से अगर आप काम करोगे, सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, तो आपके पास डेटा कलेक्शन होता चला जाता है। अजय जी ने हमारे को बताया लॉयल्टी एक्सपर्ट से कि आपके पास पूरी डिटेल आपके एंड यूजर की आ सकती है, अगर वो आप उस तरीके से, तो स्मार्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए एंड यूजर को उसका डेटा भी इकट्ठा जरूर करें।
और डे टू डे एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं कंपनी के अंदर, हमारे प्रोडक्ट्स क्या आने वाले हैं, उसके बारे में जरूर उनको बताएं, ताकि वो भी प्रमोशन आपकी जाकर प्रोडक्ट की प्रमोशन अपने डीलर को कर सके। एंड कंक्लूजन में सर, जो अब ये स्लाइड जो है वो आप पे छोड़ता हूं कि मेरी बात का कंक्लूजन आप कैसे निकालते हो। और अगर मैं समझता हूं कि हमारे पास जितने लोग बैठे हैं, अगर 5 या 10 लोग भी कुछ चीज़ों को जो मैंने बोली हैं अगर समझ गए, तो शायद आपका भला हो जाएगा और मुझे याद रखोगे। भाई इतने काफ़ी हमारे लिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो कुछ, आप, हालांकि मैं इतना कैपेबल शायद हूँ कि नहीं, अब आपके क्वेश्चन आंसर का पता लगेगा, लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हो जो मैं आंसर कर सकता हूँ तो प्लीज़। आई गेस जरूर मनीष जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताया कि कैसे कैसे हो सकता है। इनफैक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड ऑन फॉर ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट मैं भी एक हार्डवेयर कंपनी का मैंने इवेंट किया था, एंड दे हैड अ फैंटास्टिक प्रोग्राम फॉर द प्लम्बर्स दे हैड। तो उनके पास प्लम्बर्स का लॉयल्टी प्रोग्राम था, बिकॉज अगर मेरे घर पे कुछ नल का ठीक करना है तो आई एम नॉट गोइंग गो एंड बाय फ्रॉम जैगवार और हिंदवेयर, जाके मैं कंपनी में बाय करने नहीं जाऊँगी। आई आस्क माय प्लम्बर कि भी जाके ले आ नल का। सो द एंड यूजर इज द प्लम्बर। सो प्लम्बर के पास होता है कि वो पावर होता है कि वो जाके बाय करे। सो सिमिलर वे फॉर द पेंट्स ऑल्सो। आई वॉन्टेड टू जस्ट गेट अ पेंट डन, जस्ट वन रूम। तो क्या होता है कि आई वुड जस्ट आस्क माय पेंटर, जो मेरा रेगुलर पेंटर है, उनको बुला के उनको बोलेंगे भाई आप जाके कितना लगेगा, इतना इतना लगेगा, ये कंपनी। सो द पेंटर हैज गॉट दैट पावर कि वो। मैडम यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे अभी अजय जी ने कल एक प्रेजेंटेशन दी थी, 2 प्रेजेंटेशन थी हमारी सॉफ्टवेयर पर, जहाँ पे हम एंड यूजर्स को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। और मैंने बहुत ये प्रयास करके, हिम्मत करके आज ये प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि आज तक आपने मुझे वैसे जनरली सुना है, आपके साथ 1-to-1 बात करते रहे, तो मैंने किरणबाजी सोचा एक बार थोड़ा सा प्रोफेशनल होके देखा जाए, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो शायद कुछ तो कर दिया हमने स्टार्ट आज, और ऐसे अगर आप लोगों का साथ मिलता रहा तो नए नए टॉपिक को मैं आपके लिए लेके आऊँगा और कुछ नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मेरे लिए बजा दो ताली थोड़ी सी। वैसे तो आपको अपने बजाने के लिए, लेकिन मुझे कहना पड़ता है। मुझे लगता है कि आज चीज़ें कुछ और हम अच्छे से कर पाएँ। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, बिना आपके साथ के पेंट सर आगे नहीं बढ़ सकता सर। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे को थोड़ा प्रमोट करते रहें, अपनी जितनी भी सोशल हैंडल। हाँ जी सर, बोलो सर। राणा जी कह रहे हैं कि मैं आके सामने से बात करूँगा सर। बोलो। सर हमारे साथ एक समस्या है एमएसएमई के साथ, जी जी, शायद बाकी दोस्तों के साथ भी होगी। जब हम लोग एक सिंगल ब्रांड पे काम करते हैं तो हमारे सामने ये चैलेंज होता है कि भैया शहर में एक बंदा लेगा, दूसरे होने में पहला भी जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मेरा पर्सनल क्या है कि मैं 12-15 ब्रांड पे काम करता हूँ। अब उसमें हम वो प्रमोशन सारे ब्रांड्स की एक साथ नहीं कर पाते, मार्केट में उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं दे पाते। तो इस बारे में अगर कोई सज्जन या आप एक अच्छी राय और सजेशन दे तो। सर इसमें 2 तरीके हैं जो मैं समझता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप थोड़ा अपने को स्ट्रॉन्ग कर दो कि नहीं, मुझे इस एक ब्रांड को बिल्ड करना है और इस एक ब्रांड को मैं इतने ऊपर लेके जाऊंगा, चाहे मुझे समय लगेगा, रास्ता लंबा होगा, लेकिन परफेक्ट होगा। और जब वो खड़ा हो जाएगा ब्रांड तो बहुत अच्छी। लेकिन हमारी कमी क्या है सर, हम लोग थोड़ा डर जाते हैं। हम लोग डर जाते हैं कि यार ये मेरी सेल डाउन हो जाएगी, मैंने अभी इस कस्टमर के साथ काम करना, मुझे उस कस्टमर की सारी शर्तों को मानना पड़ेगा, करना पड़ता है सर। कई बार होता है ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ता। और हम भी, जब मैं चीज़ें जो मार्केट में करता था तो ऐसा मुझे भी महसूस होता था कि यार ठीक है ये ब्रांड इसको ही देना पड़ेगा, लेकिन उससे हम ओवरकम किए। ओवरकम कैसे किया? हमने क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखा और ज़्यादा 10-12 ब्रांड नहीं बनाए। हमने एक एरिया में सिर्फ 2 लोगों से काम किया और जो ब्रांड हमको खत्म करना है वो हमने धीरे धीरे उस ब्रांड को हम खत्म करते चलेगा, और जिसको बढ़ाना है उसमें हम कस्टमर बढ़ाते चलेंगे। क्योंकि ब्रांड तो आपको एक ही रखना चाहिए। 10-12 ब्रांड में आपकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं बनेगी सर। आपको ठप्पा है लोकल, मैं लोकल वर्ड बंद कर दिया बोलना मैंने। वी आर नॉट लोकल, वी आर रीजनल। फर्क नहीं है कुछ, लेकिन लोकल वर्ड जो है ना वो बड़ा मुझे समझ नहीं आता वर्ड। रीजनल वर्ड समझ में आता है, लेकिन आपको ब्रांड एक ही बना के चलना पड़ेगा। और ब्रांड की वैल्यू अगर बन गई तो सर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता है। आप धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को 2 ब्रांड रखो, 3 ब्रांड रखो, लेकिन
एक ब्रांड के ऊपर कंसंट्रेट जरूर करो। सर सबसे बड़ा आंसर तो ये है इसका। सेम वही प्रोसेस अब चालू किया है कि एक इंडिविजुअल अलग से ब्रांड बना के उस पर सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ। बाकी सब कुछ चलाने के लिए जो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है फिलहाल। तो देखो यही तरीका मुझे समझ में आता है, क्योंकि हमें फैक्ट्री भी चलानी है। हम लोगों का तो ये है नहीं कि सीधा इन्वेस्टमेंट किया और जाके 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए लगा दिए एडवर्टीजमेंट के अंदर और हम लोग उसमें काम करेंगे, ठीक है जी, एडवर्टीजमेंट हो गई, प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाता है। अभी मेरे सामने बैठे मनदीप जी, इनका एग्जांपल लेता हूँ मैं, वेम्बले पेंट्स है, इन्होंने ब्रांड के ऊपर काम किया है सर। आज वेम्बले पेंट सकरनी पेंट है, इन लोगों ने ब्रांड के ऊपर काम किया है। इको पेंट है सर, पिछली बार हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बोला कि मेरी एडवर्टीजमेंट चलनी चाहिए यहाँ पे, पिछली बार शायद कम चली थी, इस बार बहुत चला दी है, तो इन्होंने ब्रांड पे काम किया। ब्रांड पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने बात बोली सर, ये सबकी प्रॉब्लम है, जितने भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर हैं जिनकी टर्नओवर एक रीजनल उसमें आती है, तो उसकी सबकी प्रॉब्लम है, उनको 8-10 ब्रांड बनाने पड़ते हैं। रामलाल दुकानदार पे गए तो कह रहे यार नहीं, मैं तो, मेरे तो अपना ब्रांड चाहिए भाई साहब, मैं तो कोई ऐसा काम ही नहीं करता। दूसरे पे गए भाई साहब मुझे तो श्यामलाल के नाम से माल चाहिए, तो ये होता है सर, ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन ब्रांड आप एक पे काम अपना कंसंट्रेट रखो, बाकी रामलाल श्यामलाल को खुश करते चले जाओ, धीरे 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 धीरे, और रामलाल श्यामलाल भी आपको पहले वाले ब्रांड पे आ जाएंगे। उसके लिए सारे काम उन्हें करने जो मैंने बताया। एंड यूजर को अपने हाथ में रख लो। इसका सबसे बड़ा जो एक आंसर है ना, एंड यूजर। एंड यूजर तक अपना डेटा इकट्ठा करो और एंड यूजर तक उस ब्रांड की पूरी अप्रोच रखो। अगर आप ये सब काम करते रहोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं सर, आपके ब्रांड की एस्टेब्लिशमेंट विद इन सम टाइम पीरियड हो जाएगी। हमें लंबा टाइम उसमें निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं सर। और कुछ कोई बात पूछना चाहिए, कहना चाहिए, अपने सजेशंस देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार मैंने प्रेजेंटेशन दी है और होप आपको अच्छी लगी होगी। नहीं भी लगी तो लगा लेना अच्छी सर, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया आपके सामने। तो थैंक यू वेरी मच सर।